जहर का केस। सुबह की हल्की रोशनी जो पेंट हाउस के पतले पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी, अजीब तरह की खामोशी में डूबी हुई थी। सुबह के 7 बजे थे। राम सिंह, जो 20 सालों से बैरिस्टर विवेक मेहता के यहां नौकर था, को इस सुबह की शांति कुछ अनहोनी जैसी लगी। मुंबई के कफ परेड के 14वीं मंजिल पर फैला विवेक मेहता का आलीशान फ्लैट आमतौर पर इस वक्त तक गहमा गहमी से भर जाता था। विवेक मेहता, एक ऐसा वकील जिसकी जिंदगी सख्त अनुशासन और आपाधापी में बीतती थी, अब तक अपने फोन पर आदेश बरसा रहा होता और रसोई से दार्जिलिंग चाय की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी होती। राम ने धीरे से स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक दी, वही कमरा जहां मेहता देर रात तक अपने कानूनी दस्तावेजों में डूबे रहते थे। साहब, चाय तैयार है। कोई जवाब नहीं आया। राम के सीने में ठंडा डर उतर गया। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने अपनी मास्टर चाबी से दरवाजा खोला। भारी महोगनी के दरवाजे ने जैसे कोई रहस्य छुपाते हुए धीरे से चरचराहट की आवाज की। कमरा हल्की फैली हुई धूप में नहाया हुआ था। चमकती हुई लेदर की कुर्सियां, लकड़ी की मेज और दीवारों पर सजे कानून के मोटे मोटे ग्रंथ जैसे अपनी सांसें थामे हुए थे। और फिर केंद्र में बैरिस्टर विवेक मेहता, उम्र 52, भारतीय अदालतों में अपनी तेज दलीलों के लिए मशहूर, अपनी कुर्सी पर बिल्कुल सीधे बैठे थे। वो झुके नहीं थे, वो जमे हुए थे, जैसे किसी मूर्तिकार ने उनके आखिरी पल को पत्थर में ढाल दिया हो। सिर कुर्सी की ऊंची पीठ से टिका था, पर आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, छत के सुनहरे पंखे को बिना झपके देखती हुई। उनके होठों के चारों ओर हल्की बैंगनी झाइयां उभर आई थीं। राम का गला सूख गया। डेस्क पर एक छोटा क्रिस्टल ग्लास पड़ा था, आधा भरा हुआ। उसमें पानी था या शायद कोई ड्रिंक। ग्लास उल्टा पड़ा था और उसका तरल लकड़ी पर फैलकर एक गहरा डरावना धब्बा छोड़ गया था। कमरे की एकमात्र अव्यवस्था। राम के कदम पत्थर जैसे भारी हो गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पुराने चप्पल की सरसराहट उस सन्नाटे में गूंज उठी। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, फिर झट से पीछे खींच लिया। देखने की जरूरत नहीं थी, कमरे की स्थिरता ने सब कुछ कह दिया था। विवेक मेहता मर चुके थे। राम घबराकर पीछे हट गया, दरवाजे से टकराया। उसके दिमाग में 3 नंबर घूम रहे थे: आग, एम्बुलेंस और वो खास पुलिस लाइन जो मेहता को एक बड़े अधिकारी ने दी थी। उसकी आवाज, जो आमतौर पर शांत और विनम्र थी, अब कांप रही थी। एक टूटी डरी हुई फुसफुसाहट में उसने कहा, हेलो पुलिस कंट्रोल, एक एक मर्डर हुआ है। बैरिस्टर विवेक मेहता मर गए हैं। मुझे लगता है ये जहर का मामला है। दीवार पर लगी घड़ी ने 7:02 दिखाया और उसी पल केस की शुरुआत हो चुकी थी। सायरन की आवाज ऊंची इमारतों के बीच दबकर आ रही थी, एक दूर मगर बेचैन करने वाली पुकार। बैरिस्टर विवेक मेहता के घर से पुलिस को कॉल किए हुए 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि कफ परेड की सड़क पर नीली और लाल बत्तियों की चमक से माहौल थम सा गया। ऊपर आलिशान अपार्टमेंट की संगमरमर की चमकती फर्श पर अब पुलिस की वर्दी पहने जवान सावधानी से घूम रहे थे। हर कोना बंद किया जा रहा था, हर हरकत नपेतुले अंदाज में। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात, पूर्ण सन्नाटा। वो खामोशी किसी मृतक के सम्मान की वजह से नहीं थी, बल्कि उस आदमी की वजह से थी जो अब वहां कमान संभाल चुका था, एसीपी प्रद्युमन। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, हवा का तापमान कुछ डिग्री नीचे गिर गया। वो न जोर से बोले, न गुस्से में दिखे। बस उनकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि हर इंस्पेक्टर, हर फॉरेंसिक अधिकारी सीधा खड़ा हो गया। एसीपी प्रद्युमन ने गहरे नीले रंग का सिला सिलाया सूट पहना था। उनकी नजरों में एक ठंडी, सोच समझ भरी गहराई थी जो किसी रडार की तरह पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। वो धीरे से मेज के पास पहुंचे। ना उन्होंने कुछ छुआ, ना झुके, बस चुपचाप खड़े रहे, दोनों हाथ पीछे बांधकर। हर छोटी से छोटी बात, शव की स्थिति, कमरे की सजावट, बिखरा गिलास, सब अपने जहन में दर्ज करते हुए। इंस्पेक्टर, उनकी धीमी मगर गूंजदार आवाज पूरे कमरे में फैल गई। एक युवा अधिकारी आगे आया, इंस्पेक्टर वीरेंद्र। नोटबुक तैयार, चेहरा गंभीर, चाल में एक अधीर ऊर्जा। वो किस्म का अफसर जो जवाब कल नहीं, आज चाहता है। सर, उसने औपचारिक अंदाज में कहा, मृतक का नाम बैरिस्टर विवेक मेहता है। सुबह 7 बजे उनके नौकर राम सिंह ने शव पाया। प्राथमिक जांच में जबरन घुसपैठ या संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला है। कोई चोट भी नहीं है सर। ऐसा लगता है कि मौत यहीं इसी कुर्सी पर हुई है। एसीपी प्रद्युमन ने सिर हिलाया,
पर उनकी नज़र अब भी मृतक के नीले पड़े होठों पर थी। धीरे से बोले, जैसे खुद से, संघर्ष का कोई निशान नहीं। इसका मतलब या तो शख्स हत्यारे को जानता था या हत्यारा खतरा नहीं था। वो मेज की ओर झुके जहां गिलास के पास की लकड़ी पर हल्का दाग पड़ा था। और ये गिलास, उन्होंने दस्ताने पहने हाथ से इशारा किया। वीरेंद्र ने नोट्स देखे। सर, रामसिंह का कहना है कि मेहता साहब को रात में अपने साथ पानी रखने की आदत थी। फॉरेंसिक टीम को सूचित कर दिया गया है। डॉक्टर सालू के रास्ते में हैं। एसीपी ने उसकी ओर देखा। माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। पानी इंस्पेक्टर? ऐसे दर्जे के बैरिस्टर आमतौर पर रात की बैठकों में सिर्फ पानी नहीं पीते, ना कोई दवाई, ना कोई शराब। वीरेंद्र थोड़ा असहज हुआ। सर, अभी तक हमने तरल पदार्थ की पुष्टि नहीं की है। गिलास और ब्लॉटर दोनों सुरक्षित हैं। एसीपी कुद्युमन धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़े, फिर मुड़े और पूरे कमरे से बोले, ये जहर का मामला है। उनकी आवाज अब ठोस, आदेशात्मक थी, हर शंका को काटती हुई। उन्होंने अपने गले के तरफ इशारा किया। देखो इंस्पेक्टर, गर्दन के पास मांसपेशियों का हल्का सिकुड़ना और शरीर का तुरंत सख्त होना, ये तेज असर करने वाले जहर की पहचान है। कातिल यहीं आया होगा, शायद कोई बे दिया, और कुछ ही मिनटों में शिकार असहाय हो गया। उन्होंने वीरेंद्र की आंखों में देखा। उनकी नजरों में अब मामला केस से ज्यादा एक मिशन बन चुका था। यह साधारण केस नहीं है। बैरिस्टर मेहता के दुश्मन सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं थे। मुझे उनकी कल की पूरी दिनचर्या चाहिए। वो किन लोगों से मिले थे, और सबसे जरूरी, उस गिलास की पूरी जांच। जहर का नाम ही हमारी पहली कड़ी बनेगा। चलो, जांच शुरू करो। वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। जी सर, तुरंत। और इसी के साथ तहकीकात आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। सुबह की खामोशी अब बदल चुकी थी, सीआईडी की सटीक, संगठित और घातक कार्यवाही में। स्टडी रूम की बासी हवा अब धातु सी तेज गंध से भर गई थी। फॉरेंसिक टीम भीतर पहुंच चुकी थी। डॉक्टर आरपी सालुखे, सीआईडी की फॉरेंसिक डिवीजन के प्रमुख, कमरे में उतरे। पुलिस की तरह जल्दबाजी में नहीं, बल्कि उस वैज्ञानिक की शांति के साथ जो किसी कठिन समीकरण से सामना करने वाला हो। वो ऐसा इंसान था जो दुनिया को अणुओं और अवशेषों में देखता था। उनकी ऐनक के पीछे से झांकती आंखें कमरे के हर कोने को इस तरह परख रही थीं जैसे कोई सूक्ष्म युद्ध स्थल हो। गुड मॉर्निंग एसीपी, डॉक्टर सालुखे ने कहा। स्वर सूखा, भावनाओं से रहित। मौत के सामने औपचारिकता की कोई जगह नहीं थी। डॉक्टर सालुखे, एसीपी प्रद्युमन ने उन्हें जगह देते हुए कहा, हमें शक है कि ये तेज असर वाला जहर है। बाहरी चोटें नहीं हैं, लेकिन शरीर में सख्ती और रंग में बदलाव से लगता है कि सिस्टम तुरंत फेल हुआ है। मृतक हैं बैरिस्टर विवेक मेहता। डॉक्टर सालुखे ने सिर हिलाया, दास्ताने पहने और शव के पास झुके। उन्होंने जल्दी जल्दी त्वचा को परखा, फिर आंखों की पुतलियां देखीं। त्वचा पर नीली झाइयां और पुतलियों की प्रतिक्रिया से लगता है कि मृत्यु कोशिकीय स्तर पर दम घुटने जैसी है। एसीपी, दिल रुक गया होगा, लेकिन वजह निश्चित रूप से टॉक्सिन है। आपका अंदाजा सही है, असर तेज और शायद स्वाधीन। अब उनका ध्यान मेज की तरफ गया। छोटा क्रिस्टल गिलास साक्ष्य ट्रे में सुरक्षित रखा गया था, पर असली निशान वह गहरा धब्बा था जो लेदर ब्लॉटर पर फैल चुका था। वीरेंद्र, इस गिलास के बारे में बताओ, डॉक्टर सालुखे ने कहा। आंखें अब धब्बे पर टिकी थीं। डॉक्टर, वीरेंद्र बोला, नौकर राम सिंह कहता है कि इस सांप को रात में पानी पीने की आदत थी। नामुमकिन। पानी ऐसा रंग नहीं छोड़ता इंस्पेक्टर। यह अवशेष भारी है, मुझे थोड़ा सैंपल लेना होगा। उन्होंने सावधानी से ब्लॉटर से नम अवशेष को स्लाइड पर खुरचा, फिर गिलास से बची नमी को स्वैप से लिया। किट से कुछ तेज रासायनिक परीक्षण किए और कुछ ही मिनटों में उनके चेहरे का भाव कठोर हो गया। वो दास्ताने उतारते हुए एसीपी के पास पहुंचे। एसीपी, सालुखे ने गंभीर आवाज में कहा, ये कोई आम जहर नहीं है, ना चूहे मारने वाला, ना साइनाइड। इसमें पौधों से निकला एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन मिला है, रंगहीन, गंधहीन और तरल में घुलने पर पूरी तरह से अदृश्य। वो इसे पीते ही कुछ मिनटों में मर गए, जैसा आपने कहा था। एसीपी की आंखें सिकुड़ गई। स्वाधीन, तेज असर वाला और इतना परिष्कृत। या तो किसी प्रोफेशनल ने किया है या फिर किसी बहुत करीबी ने जिसे पूरी जानकारी थी। सालुखे ने सिर उठाया। और एक बात एसीपी, उन्होंने एक सील की हुई साक्ष्य थैली उठाई जिसमें लेदर ब्लॉटर का छोटा टुकड़ा था। जब मैंने धब्बे के किनारे का अवशेष देखा, मुझे वहां कुछ ऐसा मिला जो वहां होना नहीं चाहिए था।
उन्होंने थैली को ऐसे झुकाया कि उसमें हल्की चमकीली झिलमिलाहट दिखी। ये क्या है डॉक्टर? ये कॉस्मेटिक ग्लिटर, एसीपी। बहुत महीन धात्विक कण, वही जो महंगे मेकअप या किसी क्राफ्ट सामग्री में इस्तेमाल होते हैं। ये जहर में नहीं था, बल्कि उस जगह पर जहां गिलास रखा गया था, यानी किसी के टच से ये वहां पहुंचा है। किसी ने उसमें इसको जहर देने से ठीक पहले या ठीक बाद में छुआ है। एक छोटी लेकिन अहम गलती, शायद हमें हत्यारे का निशान मिल गया है। एसीपी ने नीचे देखा। वे छोटे छोटे चमकदार कण मौत की क्रूरता के बीच अजीब सी खूबसूरती बिखेर रहे थे। औरत शायद, उन्होंने धीरे से कहा, या फिर कोई ऐसा शख्स जो हाल ही में किसी औरत के संपर्क में था। वीरेंद्र, बिल्डिंग के एंट्री लॉग्स निकालो, देखो देर रात या सुबह सुबह कोई महिला विजिटर आई थी क्या। और डॉक्टर सालुखे, इस ग्लिटर की पूरी प्रोफाइल चाहिए मुझे, रंग, मिश्रण, ब्रांड, जो भी इसे ट्रेस कर सके। एक परिष्कृत जहर, एक खूबसूरत हत्यारा। अब केस दिलचस्प हो रहा है। अब जांच का केंद्र शव नहीं, बल्कि उसके पीछे छोड़ी गई सूक्ष्म छाप थी, एक झिलमिलाता सबूत जो हत्यारे की पहचान की पहली सीढ़ी बन चुका था। नीचे टॉवर के ठंडे एसी से भरे सिक्योरिटी ऑफिस में इंस्पेक्टर वीरेंद्र और 2 कांस्टेबल झुके बैठे थे, एक पुराने विजिटर रजिस्टर और झिलमिलाती सीसीटीवी स्क्रीन के सामने। काम थकाने वाला था। पिछले 24 घंटों की एंट्रियां मिलाना और इमारत के आफ्टर आवर्स प्रोटोकॉल से तुलना करना। रजिस्टर मोटा था, हर ड्राइवर, हर डिलीवरी बॉय और हर मेहमान का नाम हाथ से लिखा हुआ। वीरेंद्र अपनी पेन की नोक को कॉलम्स पर चलाते हुए हर नाम हर समय पर नजर डाल रहा था। बैरिस्टर मेहता की कल रात एक मीटिंग थी सर, एक कांस्टेबल ने कहा। मिस्टर वसंत कुलकर्णी शाम 7 बजे आए थे और 8:15 पर निकल गए। ऑफिस का सामान्य समय, वीरेंद्र ने बुदबुदाया। उसकी नजर दीवार की घड़ी पर गई। मौत का समय वही था, यानी कातिल के लिए मौका 8:15 PM से 7 बजे AM के बीच था। वो आगे स्कैन करता गया। कई घंटों तक कोई एंट्री नहीं। शायद मेहता अकेले काम कर रहे थे। फिर अचानक एक नाम उभरा। 10:45 PM, मिसेस शालिनी राय, पर्सनल। वीरेंद्र ने नाम जोर से पढ़ा। मिसेस शालिनी राय, क्या उन्होंने साइन आउट किया? सिक्योरिटी गार्ड, उम्रदराज, थोड़ा घबराया हुआ आदमी धीरे से बोला, नहीं सर, मैं ड्यूटी पर था। वो लॉबी से बाहर गईं लेकिन रजिस्टर में साइन आउट नहीं किया। वो बैरिस्टर साहब की जानी पहचानी है, बहुत स्टाइलिश, हमेशा महंगे कपड़े और गहनों में रहती हैं। ग्लैमरस, यही वह शब्द था जो डॉक्टर सालुखे के मिले हुए ग्लिटर के कणों से मेल खा रहा था। उसी वक्त एसीपी प्रद्युमन सिक्योरिटी रूम में दाखिल हुए, चेहरा गंभीर, हाथ में फोन, किसी की बात सुनते हुए। जी डॉक्टर, कॉस्मेटिक ग्लिटर, हाँ खास शेड, ठीक है, धन्यवाद। कॉल खत्म कर उन्होंने वीरेंद्र की ओर देखा। डॉक्टर सालुके की रिपोर्ट आ गई है, एसीपी ने बताया। ग्लिटर का नाम है स्टारडस्ट क्रिम्सन, एक बेहद दुर्लभ और महंगा शेड, आम मार्केट में नहीं मिलता, सिर्फ लग्जरी कॉस्मेटिक ब्रांड्स में होता है और वो भी इंपोर्टेड। वीरेंद्र ने तुरंत रजिस्टर की ओर इशारा किया। सर देखिए, देर रात की विजिट, मिसेस शालिनी राय 10:45 PM पर आई, साइन आउट नहीं किया और गार्ड कहता है कि वो ग्लैमरस हैं, शायद वही ग्लिटर पहनती होंगी। एसीपी ने झुककर रजिस्टर देखा। 10:45 PM, इतनी रात को? या तो रिश्ता बहुत निजी था या बात बहुत संवेदनशील, शायद जान मौत का मामला, क्योंकि मेहता एक वकील थे। उन्होंने नाम पर उंगली रखी। शालिनी राय, वो आखिरी व्यक्ति थी जिसने विवेक मेहता को जिंदा देखा था। अगर उनके मेकअप में यही स्टारडस्ट क्रिम्सन था तो उन्होंने उस मेज को छुआ जहां से ग्लिटर का निशान मिला। अब सवाल यह है कि जहर देने का पल वही था जब वो वहां थी या उनके जाने के बाद। एसीपी की नजरों में अब वही ठंडा संकल्प था जो किसी बड़े ऑपरेशन से पहले आता है। इस औरत को ढूंढो इंस्पेक्टर, उसका पता, पेशा और बैरिस्टर से रिश्ता सब पता करो। अगर वो इतनी रात गए उनसे मिलने आई तो या तो वो उन्हें बहुत जानती थी या उनके रहस्यों से बहुत वाकिफ थी, और अगर वही हत्यारिन है तो उसके पास जहर देने का मौका और मकसद दोनों थे। जी सर, हम तुरंत निकलते हैं, वीरेंद्र ने जैकेट उठाते हुए कहा। एसीपी ने शांत स्वर में सुधारा, नहीं इंस्पेक्टर, जल्दी करो। अगर वही हत्यारिन है तो उसे पता है कि पुलिस अब क्राइम सीन पर है, वो भागने की तैयारी कर रही होगी। हर मिनट अब कीमती है। कमरा सन्नाटे में डूब गया। वह अब सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा था, ये अब एक मैन हंट बन चुका था। विजिटर लॉग में लिखे पते ने इंस्पेक्टर वीरेंद्र और उनकी टीम को बांद्रा के एक हाई एंड कॉन्डोमिनियम तक पहुंचा दिया। इलाका शांत था,
मुंबई की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग, एक ऐसी जगह जो गोपनीयता पसंद करने वालों के लिए बनी हो, बिल्कुल वैसी ही जैसे मृत बैरिस्टर और अब उनकी प्राथमिक संदिग्ध शालिनी राय दोनों की फितरत भी। मुख्य द्वार से होकर जाने का वक्त नहीं था। वीरेंद्र ने सीधे आदेश दिया, लॉक खोलो। कांस्टेबल ने कुशलता से ताला बाईपास किया। दरवाज़ा हल्के क्लिक के साथ खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था। वीरेंद्र ने लाइट स्विच ऑन किया। कमरा महंगे और आधुनिक स्वाद से सजा था, हर चीज़ अपनी जगह पर, फिर भी उसमें एक अजीब सी खालीपन थी। जगह की तलाशी लो, लेकिन कुछ बिगाड़ना मत, वीरेंद्र ने सावधानी से कदम रखते हुए कहा। वो भागी नहीं है, उसने जगह छोड़ी है, सोच समझकर। सचमुच अपार्टमेंट बिल्कुल व्यवस्थित था, दराजें बंद थीं, कुशन ठीक रखे थे, मानो किसी ने जल्दबाजी में नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से रवानगी की तैयारी की हो। मास्टर बेडरूम में उस सधे हुए परफेक्शन में हल्की दरार थी। बिस्तर पर एक खुला सूटकेस जिसमें आधे पैक्ड डिजाइनर कपड़े रखे थे। वीरेंद्र की नज़र कमरे में घूमी और ड्रेसिंग टेबल के पास रखी मखमली स्टूल पर टिक गई। वहां एक चीज लापरवाही से फेंकी पड़ी थी, एक रेशमी स्कार्फ जो लाइट पड़ते ही झलमिला उठा। वीरेंद्र ने टोंग से धीरे से स्कार्फ उठाया। कांस्टेबल झुककर देखने लगा। सर, इसके किनारे देखिए, ये चमक रहे हैं। स्कार्फ पर बारीक लाल ग्लिटर की परत थी, वही स्टारडस्ट क्रिम्सन जो बैरिस्टर मेहता की डेस्क पर मिला था। अब कोई शक नहीं था, शालिनी राय वही औरत थी जो उस रात मेहता के ऑफिस में खड़ी थी। स्कार्फ को सबूत के तौर पर पैक करो, वीरेंद्र ने आदेश दिया। अब हमें मकसद ढूंढना होगा। तलाशी और 10 मिनट चली। फिर वॉक इन क्लॉजेट के पीछे कुछ पुराने कोट्स के नीचे एक छोटा मेटल का सेफ मिला, बंद। सीआईडी के टेक्निकल एक्सपर्ट ने कुछ ही मिनटों में उसे खोल दिया। अंदर ना पैसे थे ना गहने, सिर्फ कागजात। ऊपर रखी एक फाइल पर मोम की सील लगी थी। कवर पर मोटे अक्षरों में लिखा था, दी रतनजी ग्रुप एक्विजिशन कॉन्फिडेंशियल ब्रीफ। वीरेंद्र ने पन्ने पलटे। भारी भरकम लीगल टर्म्स में छिपे थे एक कॉरपोरेट युद्ध के निशान, एक हाई स्टेक्स हॉस्टाइल टेकओवर जिसमें बैरिस्टर विवेक मेहता रतनजी ग्रुप का पक्ष ले रहे थे, यानी अधिग्रहण करने वाली पार्टी का। लेकिन आखिरी के कुछ पन्नों में विरोध पक्ष की याचिकाएं और आपत्तियां दर्ज थी। वीरेंद्र की उंगली एक सिग्नेचर पर थम गई। सबसे कड़ी आपत्ति के दस्तावेज पर साइन किया था शालिनी राय ने। वो थी विपक्ष की मुख्य प्रतिनिधि, यानी वो महिला जिसके कंपनी को बैरिस्टर विवेक मेहता कानूनी तौर पर बर्बाद करने वाले थे। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, वो सिर्फ जान पहचान वाली नहीं थी, वो उनकी लीगल दुश्मन थी। मेहता उनके बिजनेस को खत्म करने वाले थे। वीरेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। अब तस्वीर साफ हो रही थी, मकसद, मौका और जहर तक की पहुंच। रात की वो मुलाकात कोई सामाजिक भेंट नहीं थी, वो एक टकराव था। वो आई, शायद सुलह का नाटक करते हुए उन्हें जहर मिला पेय पिला गई और बिना साइन के निकल गई। जानती थी कि सुबह तक वो आदमी मर चुका होगा। वीरेंद्र ने रेडियो उठाया। एसीपी, हमें मकसद मिल गया है। शालिनी राय रतनजी ग्रुप केस में हारने वाली पार्टी की तरफ से थी। वो कल रात 10:45 पर मेहता से मिलने आई थी। वो ही कातिल है, लेकिन अब फरार है। हमें ये पता लगाना होगा कि स्टारडस्ट क्रिम्सन कॉस्मेटिक आखिरी बार कहाँ से खरीदा गया था और हर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर ट्रैवल एजेंसी पर उसकी तलाश शुरू करो। ये सिर्फ हत्या नहीं, कॉरपोरेट साबोटाज है। कमरे में तनाव भारी हो गया। शालिनी राय की तलाश अब राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुकी थी। एसीपी प्रद्युमन और इंस्पेक्टर दया अपनी मशहूर सीआईडी जीप में मुंबई की दोपहर की अफरा तफरी भरी ट्रैफिक से रास्ता बनाते हुए सीधे दक्षिण मुंबई के एक आलीशान मॉल में पहुंचे। उनका गंतव्य था एक्लैट डिलक्स, एक लग्जरी कॉस्मेटिक बुटीक जो पूरे क्षेत्र में स्टारडस्ट क्रिम्सन ग्लिटर बेचने वाला एकमात्र रिटेलर था। ये जानकारी डॉक्टर सालुंखे की लैब ने उस चमकीले पाउडर की रासायनिक पहचान से हासिल की थी। बुटीक का अंदरूनी हिस्सा किसी सौंदर्य मंदिर से कम नहीं था। चमकती क्रोम की सतहें, नरम सुनहरी रोशनी और हर कोने में महंगे परफ्यूम की खुशबू। एक युवा बेहद सजी धजी मैनेजर मिस तान्या मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, लेकिन पुलिस की वर्दी देखकर उसका चेहरा थोड़ा सख्त पड़ गया। एसीपी प्रद्युमन ने औपचारिकता छोड़े सीधे शालिनी राय की तस्वीर दिखाते हुए कहा, हमें ये जानना है कि क्या इस महिला श्रीमती शालिनी राय ने हाल ही में आपके स्टोर से कोई चीज़ खरीदी है, खासतौर पर स्टारडस्ट क्रिम्सन वाला कोई प्रोडक्ट। मिस तान्या थोड़ी घबराई मगर पेशेवर बनी रही। सर, हमारे पास सभी क्लाइंट्स का रिकॉर्ड होता है,
अगर वो ग्राहक हैं तो पता चल जाएगा। वो उन्हें एक ग्लास टॉप काउंटर तक ले गई और टैबलेट पर बिक्री के रिकॉर्ड खोलने लगी। दया उसकी उंगलियों की हर हरकत देख रहा था, चेहरे पर वही कड़क बेचैनी जो हर बड़े केस में झलकती थी। मिस तानिया ने कुछ क्षण बाद कहा, जी मिल गया। मिसेस शालिनी राय ने मिडनाइट गाला मेकअप सेट खरीदा था, जिसमें वही स्टारडस्ट क्रिम्सन ग्लिटर होता है, 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते? दया ने गहरी आवाज में कहा, मतलब उसने हत्या की तैयारी पहले से कर रखी थी। रुको दया, ईसीपी ने कहा। उनकी नज़र टैबलेट स्क्रीन पर टिक गई थी। क्या उसने ये प्रोडक्ट सिर्फ एक बार खरीदा था? मिस तानिया ने भौहें सिकोड़कर जवाब दिया, नहीं सर, उसने ये सेट दोबारा खरीदा, बस कल रात करीब 9:30 बजे। वो काफ़ी बेचैन थी, कह रही थी कि ट्रांजैक्शन जल्दी करो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था। एसीपी और दया ने एक दूसरे की तरफ देखा। समय रेखा अब साफ थी। 9:30 बजे खरीदारी, 10:45 पर बैरिस्टर के घर पहुंचने का समय, यानी हत्या की साजिश पूरी तैयारी से रची गई थी। क्या उसने कुछ कहा था, कुछ ऐसा जो अजीब लगा हो? एसीपी ने पूछा। मिस तानिया ने कुछ सोचा, फिर बोली, जी, उसने कहा था कि पिछला सेट कॉन्टैमिनेटेड था। उसके शब्द थे, पहला वाला खराब हो गया था, अब मुझे नया एकदम परफेक्ट सेट चाहिए, कल एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन के लिए। कॉन्टैमिनेटेड? दया ने भौहें चढ़ाईं। एसीपी की आंखें चमक उठीं। वो सेट खराब नहीं था दया, इस्तेमाल हुआ था। उसने उसी ग्लिटर पाउडर में जहर मिलाकर उसे मेकअप की आड़ में इस्तेमाल किया, फिर नया सेट खरीदा ताकि एलिबाई बना सके कि उसके पास तो साफ प्रोडक्ट था। कमाल की चाल चली है उसने। एसीपी ने तुरंत पूछा, वो यहां से जाने के बाद कहाँ गई? टैक्सी ली, कोई और बात कही? जी सर, मिस तानिया ने कहा। वो जल्दी में थी, बैग भी नहीं लिया, बस इतना कहा कि उसे फ्लाइट पकड़नी है, बैंगलोर की। बोली, कल निवेशकों के साथ एक प्रेजेंटेशन है। शायद रतन जी ग्रुप का नाम लिया था। एसीपी ने दया की बांह थामी। वीरेंद्र पहले ही बता चुका है कि वो रतन जी केस से जुड़ी थी। ये प्रेजेंटेशन एक बहाना है, असल में वो मुंबई छोड़ रही है, देश से बाहर जाने की कोशिश कर रही होगी, शायद किसी इंटरनल फ्लाइट के जरिए। मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी को सूचना देता हूं सर, दया ने फोन उठाते हुए कहा। प्रोटोकॉल का वक्त नहीं है दया, एसीपी की आवाज तेज और निर्णायक थी। वो भाग रही है, हमें एयरपोर्ट पहुंचना होगा, उसके बोर्डिंग करने से पहले। उसके पास 1 घंटे की बढ़त है, चलो। दोनों अफसर तेजी से बुटीक से बाहर निकले। महंगे परफ्यूम और क्रोम की चमक कुछ ही पलों में पीछे छूट गई और वो फिर लौट आए, मुंबई की सड़कों की भागम भाग और साइरन की तीव्रता में, सीधे एयरपोर्ट की ओर। सीआईडी की जीप सायरन की गूंज और टायरों की चीख के साथ शाम के ट्रैफिक को चीरती हुई मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट के सामने आकर रुकी। एसीपी प्रद्युमन और इंस्पेक्टर दया तेजी से टर्मिनल के भीतर घुसे। बाहर की अफरा-तफरी और अंदर की सलीकेदार भीड़ के बीच का अंतर उनके अनुभव को और तीखा बना रहा था। दया भीड़ को ऐसे चीर रहा था जैसे कोई बुलडोजर रास्ता बना रहा हो, सीधे सिक्योरिटी चेकपॉइंट की ओर बढ़ते हुए। वहीं एसीपी ने शालिनी राय की तस्वीर दिखाते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम को तत्काल सहयोग में लगा दिया। वो बेंगलोर की फ्लाइट 6B711 पर बुक्ड हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने कहा। फ्लाइट 20 मिनट में उड़ान भरेगी, गेट नंबर 14। वो सिक्योरिटी क्लियर कर चुकी हैं। 20 मिनट बहुत ज्यादा हैं, एसीपी ने तीखे स्वर में कहा। दया, गेट 14, पूरे डिपार्चर एरिया को लॉकडाउन कर दो। जब तक उसकी मौजूदगी पक्की ना हो जाए, कोई बोर्ड नहीं करेगा। दया तुरंत दौड़ पड़ा। उधर एसीपी प्रद्युमन ने एयरपोर्ट इंटरकॉम सिस्टम का इस्तेमाल किया और सामान्य घोषणाओं के बीच उसके भारी अधिकारपूर्ण आवाज गूंज उठी। सभी कर्मियों को सूचना, गेट नंबर 14 के पास संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है, उसे छेड़े नहीं, सीआईडी टीम के आने तक निगरानी रखें। गेट 14 पर पहुंचकर दया ने उसे देख लिया। शालिनी राय लॉन्च की कुर्सी पर बैठी, सीधी कमर, हाथ में एक ग्लॉसी मैगजीन, चेहरे पर ठंडी आत्मविश्वास भरी शांति। उसने एक बिजनेस सूट पहना था और काले सनग्लासेस, जैसे कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, ना कि एक फरार हत्यारिन। उसके पैरों के पास पड़ा था एक ब्रांडेड पेपर बैग, जिसमें रखा था नया खरीदा हुआ मिडनाइट गाला मेकअप सेट। दया ने खुद को इस तरह पोजीशन किया कि अगर वो उठे तो रास्ता वही रोके। कुछ ही पल में एसीपी पहुंचे। अब उनके चेहरे पर वही नियंत्रित शांति थी जो किसी शिकारी के चेहरे पर तब होती है जब शिकार घेरा जा चुका हो। मिसेज राय, एसीपी की आवाज गहरी थी लेकिन नियंत्रित, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। शालिनी ने धीरे से सनग्लासेस उतारे। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस झुंझलाहट। मैं बेंगलोर की एक महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए जा रही हूं। अगर ये बैरिस्टर मेहता के बारे में है तो मैं कल रात उनसे मिली थी,
फीस दी और वापस आ गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया। एसीपी ने हल्का सा झुककर कहा, आपने सिर्फ फीस नहीं दी मिसेस राय, आपने एक निशान छोड़ा, स्टारडस्ट क्रिम्सन का सूक्ष्म कण, उसी टेबल पर जहां मेहता साहब की मौत हुई थी। वही ग्लिटर जो आपने उसी रात दोबारा खरीदा था, कहते हुए कि पहला खराब था। उन्होंने ठहरकर उसकी आंखों में देखा। पहला सेट खराब नहीं था, वो इस्तेमाल हुआ था। उसी में जहर मिलाकर आपने वो पेय दिया था जो मेहता को कुछ ही मिनटों में खत्म कर गया था। दूसरा सेट आपने इसलिए खरीदा ताकि दिखा सकें कि आपके पास साफ प्रोडक्ट था, और यहीं से आपने अपनी झूठी कहानी गढ़ी। शालिनी के चेहरे पर एक हल्की दरार पड़ी, गुस्से और डर का मिश्रण, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। ये सब अनुमान है एसीपी। हाँ, मैं उस अधिग्रहण में विरोधी पक्ष थी। मेहता मेरे लिए खतरा थे, लेकिन हत्या नहीं। मैं बस निराश थी और अपनी कंपनी बचाने की कोशिश कर रही थी। दया आगे बढ़ा, उसकी आवाज गूंज उठी। बचाने की कोशिश नहीं मिसेस राय, आप बदला ले रही थीं। आपके घर से बरामद दस्तावेज साबित करते हैं कि रतनजी अधिग्रहण में आप सब कुछ खोने वाली थीं। मोटिव साफ है, पैसा, प्रतिष्ठा और बदला। स्पीकर पर अचानक घोषणा गूंजी, फ्लाइट 6B711 के यात्रियों से निवेदन है, कृपया गेट नंबर 14 पर बोर्डिंग शुरू करें। शालिनी की नज़र गेट की ओर गई। उसके होठों पर एक पतली टूटी हुई रेखा उभरी। वो समझ चुकी थी, भागने की हर राह बंद हो चुकी थी। धीरे से बोली, आप बहुत चालाक हैं एसीपी, लेकिन आप एंटीडोट कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। एसीपी की आंखों में ठंडा आत्मविश्वास झलका। हम एंटीडोट नहीं ढूंढ रहे थे मिसेस राय, हम हत्यारे को ढूंढ रहे थे, और वो हमें मिल गया है। उन्होंने दया की ओर देखा और सिर हिलाया। मिसेस शालिनी राय, आपको बैरिस्टर विवेक मेहता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। दया ने एक ही झटके में उसका हाथ थाम लिया। आखिरकार एसीपी सर, केस सॉल्व्ड। उसकी आवाज में संतोष था। वो स्टारडस्ट क्रिम्सन का वही जहरीला ग्लिटर जिसे शालिनी ने सुंदरता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था, अब उसकी गिरफ्तारी का सबूत बन चुका था। सीआईडी मुख्यालय में उस रात काम लंबा चला, लेकिन नतीजा सफल रहा। शालिनी राय अब हिरासत में थी। उसकी बनावटी शांति और कॉर्पोरेट ठसक अब टूट चुकी थी। एयरपोर्ट से बरामद किया गया मिडनाइट गाला मेकअप सेट सीधे फोरेंसिक लैब में भेजा गया। कुछ घंटों बाद एसीपी प्रद्युमन, वीरेंद्र और दया डॉक्टर सालुंखे की लैब में मौजूद थे। लैब की ठंडी यांत्रिक शांति, चमकते मॉनिटर्स, बीप करती मशीनें उन नाटकीय घटनाओं के विपरीत थीं जो वे कुछ ही घंटे पहले झेल चुके थे। डॉक्टर सालुंखे, थोड़े थके लेकिन संतुष्ट, एक मॉनिटर की ओर इशारा करते हुए बोले, मिसेस राय द्वारा 9:30 बजे खरीदा गया नया किट बिल्कुल साफ है, कोई जहर नहीं। लेकिन बैरिस्टर की टेबल से लिए गए अवशेष और जहर का सैंपल दोनों एकदम मैच करते हैं। उन्होंने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर एक सूक्ष्म क्रिस्टल जैसा ढांचा उभर आया। ये रहा न्यूरोटॉक्सिन एसीपी, सालुंखे ने समझाया। ये एक दुर्लभ दक्षिण अमेरिकी पौधे से प्राप्त एल्कलाइड है, बहुत सीमित और खतरनाक। इसे उसने गैरकानूनी विदेशी चैनलों से खरीदा होगा, क्योंकि ये सामान्य पोस्टमार्टम में ट्रेस नहीं किया जा सकता। और ये ग्लिटर, वीरेंद्र ने स्क्रीन पर हल्की चमक की ओर इशारा किया। स्टारडस्ट क्रिम्सन ग्लिटर ही जहर का कैरियर था इंस्पेक्टर। शालिनी ने जहर को घोलकर एक छोटे ब्रश या एप्लीकेटर से मेहता साहब के ग्लास के किनारे पर लगाया होगा। शायद उसने ग्लिटर के कुछ सूखे कण गिलास के नीचे भी गिराए ताकि पूरा ट्रांसफर सुनिश्चित हो जाए। उसी से वो सूक्ष्म निशान टेबल पर मिला। दया ने पहली बार धीरे से कहा, मतलब उसने ग्लिटर का इस्तेमाल ड्रिंक के रंग या बनावट में बदलाव छिपाने के लिए किया था। बिल्कुल, एसीपी ने सिर हिलाया। उसने अपनी अमीरी, अपने ग्लैमर को हथियार बना दिया। एक खूबसूरत आवरण में छिपा हुआ मौत का जहर। योजना बेमिसाल थी, लेकिन वो एक छोटी सी गलती कर बैठी। एलिबी के लिए नया किट खरीदना, और वही उसे पकड़वाने की वजह बनी। कुछ पल के लिए सब खामोश रहे। विज्ञान, अपराध और मनोविज्ञान तीनों के टुकड़े एक साथ जुड़ चुके थे। एसीपी प्रद्युमन ने हाथ जोड़कर कहा, केस बंद। एक नामी वकील की हत्या एक प्रतिद्वंदी बिजनेसवुमेन के हाथों, जिसने अपनी बर्बादी से बचने के लिए जहर और ग्लिटर का रास्ता चुना। लेकिन सच्चाई, विज्ञान और सीआईडी की मेहनत ने उसे बोर्डिंग गेट तक पकड़ लिया। उन्होंने दया के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा काम किया इंस्पेक्टर, अब घर जाओ, थोड़ा आराम करो। दया और वीरेंद्र बाहर निकल गए। एसीपी कुछ क्षणों के लिए दरवाजे पर रुके, फिर पीछे मुड़े और डॉक्टर सालुंखे की ओर देखा, जो पहले से ही अपने औजारों को साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित कर रहे थे। एसीपी धीरे से बोले,
जानते हो डॉक्टर, कितना भी परफेक्ट अपराध क्यों ना हो, वो हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है। बस हमें उसे देखने की नज़र चाहिए। सालुंखे ने सिर नहीं उठाया, बस हल्की मुस्कान के साथ बोले, यही तो वजह है एसीपी कि हम यहाँ हैं। मुख्यालय की बत्तियां देर रात तक जलती रहीं। शहर की खामोशी में बस मशीनों की हल्की गूंज थी और उसके बीच अगले केस के वादे की हल्की सी आहट।